इम्पोर्टेंट वन तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रेजेंट स्टेट ऑफ आर्ट में मतलब जैसे ना रिसर्च वगैरह से रिलेटेड या जो भी कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे सकें। स्पेसिफिकली मतलब कॉग्निटिव कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा भी और जो भी ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह की चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में भी एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे। ऑल्दो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पैरामीटर रिलेशनशिप्स और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एज़ वेल एज़ जो इनपुट पैरामीटर जिन पर कि आपके जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स या आउटपुट जो हैं वो बेस्ड होते हैं। इनके बारे में हम एक ऑलरेडी ओवरव्यू ले चुके हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो ये है कि कॉग्निटिव इंजन आर्किटेक्चर, हम इसके बारे में बात करेंगे। देन फिर हमारे पास कॉग्निटिव इंजन बेसिकली क्या होते हैं, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन जो वर्जीनिया टेक वालों ने परफॉर्म किया था, उससे रिलेटेड एक हमारे पास 1-2 स्लाइड्स हैं कि मतलब उन्होंने क्या चीज़ किस तरह से अपना जो कॉग्निटिव इंजन है वो डेवलप किया। देन इसके अलावा हमने जैसे कि बात की थी ना, ये डिफरेंट टेक्नीक्स हैं ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह की, जिनका कि इस्तेमाल करके कॉग्निटिव इंजन की फंक्शनैलिटी को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो दीज़ आर योर genetic algorithms, Markovian process. There are so many other things. There are 4-5 methods or techniques by which we can perform certain optimization operation. तो हम उनमें से जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी जैसा कि ये फिगर में शो आउट हो रहा है, दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ योर कॉग्निटिव रेडियो इंजन आर्किटेक्चर व्हिच इज़ बेस्ड ऑन योर आरईएम बेस्ड WRAN बेस स्टेशन। तो बेसिकली आरईएम क्या है? ये रेडियो एनवायरनमेंट आपका क्या बोलते हैं इसका मोड REM स्टैंड्स फॉर हाँ, रेडियो एनवायरनमेंट मोड आई थिंक शायद रेडियो रेडियो एनवायरनमेंट मोड फॉर कॉग्निटिव एडेप्शन इंजन। और यहाँ पर जो हम आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर वायरलेस रेडियो वायरलेस रीजनल नेटवर्क पर सिंगल बेस स्टेशन आर्किटेक्चर में किस तरीके से कॉग्निटिव रेडियो एनवायरनमेंट फंक्शनल होगा, उसके बारे में ये आपका कॉग्निटिव इंजन आर्किटेक्चर है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम रीजनल किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, वहाँ पर विल बी कंसीडरिंग अ बेस स्टेशन और उससे एसोसिएटेड मल्टीपल आपके पास प्राइमरी यूज़र्स भी हैं और सेकेंडरी यूज़र्स भी हैं। तो वहाँ पर कॉग्निटिव इंजन आर्किटेक्चर का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए या उस टाइप के फिज़िकल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये हमने कॉग्निटिव रेडियो आर्किटेक्चर प्रेज़ेंट किया है। तो इट इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ योर सेंसिंग मॉड्यूल, सर्टेन सेंसर्स बाय व्हिच वी आर गोइंग टू get the certain idea or information about the environment. Then we'll be having a REM, which is your nothing but your radio environment mode. Then यहाँ पर हम ये इसके बारे में बात करें, जो हमारे पास जो कॉग्निटिव इंजन के अंदर मल्टीपल चीजें होंगी, वो क्या क्या चीजें होंगी? We'll be having a main controller utility. It basically consists of your certain case as well as knowledge based reasonings, channel modeler as well as predictor. So क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली ये जितने तरीके के हैं, ये लॉजिकल टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉग्निटिव इंजन वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ योर कॉग्निटिव रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वहाँ पर इंडिविजुअल यूजर जो भी आपको अडेप्टेशन वगैरह परफॉर्म करना होगा या जो भी पैरामीटर वेरिएशन वगैरह फॉर्म करना होगा, जो भी जितने भी टाइप के लॉजिकल डिसीजंस परफॉर्म करने होंगे, दैट हैज टू बी टेकन बाय योर कॉग्निटिव इंजन ओनली। तो अब इसमें मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के सब मॉड्यूल्स हैं जिनकी हेल्प से मैं डिसीजंस वगैरह फ्रेम कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ। वो मेरे पास क्या-क्या है, आई मस्ट बी हैविंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम मैनेजर, जो कि स्पेसिफाई करके बताएगा कि स्पेक्ट्रम को मैनेज किस तरीके से करना है। देन फिर चैनल मॉडलर एज़ वेल एज़ प्रेडिक्टर, सो डिपेंडिंग अपॉन हम मतलब चैनल कंडीशंस किस तरीके की हैं और वहाँ पर हम किस तरीके से उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि किस पे आने वाले समय में प्रेडिक्शन के रिस्पेक्ट में मैंने बात की थी ना, किसमें आने वाले समय में आपका प्राइमरी यूज़र अपीयर हो सकता है और किस पर कम, इस बात की प्रोबेबिलिटी वगैरह की एनालिसिस करके प्रेडिक्टर पहले प्रेडिक्ट करेगा कि मतलब व्हाट आर द चांसेस दैट गिवन जो भी आपका स्कैनिंग करने के बाद आपके पास चैनल के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ समय के बाद में वो आपका ऑक्यूपाई हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास चैनल मॉडल एज़ वेल एज़ प्रेडिक्टर मैकेनिज़्म होंगे। इसके अलावा उनको फॉर्म करने के लिए किस तरीके से मुझे डिसीज़न लेना है, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ वगैरह होती हैं और साथ-साथ कुछ नॉलेज बेस्ड रीजनर्स वगैरह भी होते हैं। देन ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज़र के रिस्पेक्ट में बात करूँ, मतलब ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट टाइप्स के सेवरल आउटपुट्स जो मुझे अचीव करने होते हैं, अवील करने होते हैं, उसको मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इस तरीके का एक ऑप्टिमाइज़र। तो बेसिकली ये जो मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज़र है, इसी के बारे में बात कर रहा था कि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स और मार्कोवियन प्रोसेस और एनी अदर ऑप्टिमाइज़ेशन फंक्शनैलिटी की हेल्प से इन चीज़ों को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ योर कॉग्निटिव इंजन आर्किटेक्चर, जहाँ पर मेरे पास नेटवर्किंग डोमेन जो मैंने स्पेसिफाई किया है, वो है आपका वायरलेस रीजनल एरिया नेटवर्क। So it basically consists of these 5 basic elements. Number one is your sensing module.
Sensing module, it provides the radio environment sensing results. It basically consists of several sorts of sensors, जिससे कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रीजन्स पर आपका ट्रांसमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन है, किसकी क्या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इसको विद हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंसर्स हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं. Then it is having the direct connectivity with your REM, which is nothing but your radio environment mode. Then it provides the snapshot. Basically, I think शायद मैंने mode call किया, मुझे exact word याद आ गया. This is being considered as your radio environment map, basically radio environment map, MAP map. तो बेसिकली रेडियो एनवायरनमेंट में मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में कौन कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर क्या स्पेसिफिकेशन चल रहा है, ये इसकी मैपिंग परफॉर्म करके रखता है, इसको मैप के तौर पर अपने पास स्ट्रक्चर करके रखता है. और ये इसके लिए मैपिंग परफॉर्म करने के लिए इनपुट कहाँ से लेगा, बट ऑब्वियसली बात है सेंसिंग मॉड्यूल से इनपुट लेगा. और कंटिन्यूअस फैशन पर ये इनपुट देखिए यहाँ पर कनेक्टिविटी भी दिखा रखी है, बाय डायरेक्शनल वे में कनेक्टिविटी होती रहेगी कि ये जो आपका रेडियो एनवायरनमेंट मैप है वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट भी होता रहेगा. मतलब ये कि बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है इस बात की कंप्लीट मैपिंग, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. और इस मैपिंग के ही ऑन बिहाफ पर जो आपका ये कॉग्निटिव इंजन है बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल डिसीजंस वगैरह फ्रेम करेगा. तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जो आपके डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के बारे में हमने बात किया था, सॉरी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के हमने रेस्पेक्ट में बात किया था, ट्रांसमिशन नहीं एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में बात किया था, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कॉग्निटिव इंजन विल गो टू फेच फ्रॉम दिस योर radio environment map. ठीक है. So again it is also having a main controller जो कि आपका कंट्रोलेशन ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है. तो इट बेसिकली डिसाइड्स व्हिच एल्गोरिथम्स टू यूज. सो हमें किस टाइप के एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है. दिस इज योर फिजिकल कंट्रोलर व्हिच विल गोइंग टू एनालाइज सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट एनालिसिस इट विल गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन कंट्रोलेशन टास्क. तो बेसिकली जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो मतलब फिजिकली सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन होगा या जो काम करने वाला होगा आपका मेजर कंट्रोलर होगा. तो बट ऑब्वियसली बात है आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन हार्डवेयर कंट्रोलर. तो एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि हम बात जब करते हैं कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क की, तो हमने वहां पर एक टर्म डिवाइस किया था कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, जो कि हम मतलब जिसको हम डिफाइन सॉफ्टवेयर में करते हैं, बट एक्चुअली अगर मुझे ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है तो मुझे फिजिकली उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा, उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंजेस पर फिजिकल डिवाइसेस को वर्कआउट भी कराना होगा. तो जितना भी मैं एनालिसिस और लॉजिकल टास्क और इन सब के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो तो सॉफ्टवेयर डोमेन पर मेरे पास स्पेसिफिकली काम कर सकता है, बट मुझे एनी हाउ फिजिकल लेयरिंग पर भी काम करना होता है जिससे कि वो फिजिकली वो वाले सिग्नल्स वगैरह जनरेट हो सकें. सो दिस मेन कंट्रोलर्स इज मेनली डीलिंग विद दोज आप कह सकते हैं कि वो जो फिजिकल एंटीनाज या जिस पर्टिकुलर उससे आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है उनको उनके कंट्रोलेशन के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ. देन we'll be having certain sort of case based reasoning as well as knowledge based reasoning. तो केस बेस्ड रीजनिंग में मतलब हमारे पास ये कि डिफरेंट टाइप्स के मतलब केस का डेटाबेस उन्होंने उनके पास कुछ कलेक्ट कर रखा है उन्होंने कि किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके का आउटकम वो उन्होंने इवेलुएट किया है. जैसे ना केस बेस्ड स्टडीज हम लोग कर लेते हैं और फिर फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में अगर उस केस से रिलेवेंट कुछ चीजें होती हैं तो जैसा उस पर्टिकुलर केस में हुआ था उस तरह से हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं. वेयर जो हमारे पास नॉलेज बेस्ड रीजनर्स होता है वो तो ये कि हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह जो गेन कर रखे हैं उसके ऑन बिहाफ पर विदाउट गोइंग थ्रू एनी डेटा एनालिसिस हमारे पास प्रायर नॉलेज है और मैं वो नॉलेज के बेसिस पर रीजनिंग परफॉर्म करते हुए अपना जो काम है उसको मैं अचीव करूंगा. मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक जैसे केस बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड में जैसे कि ना कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे पास सडन होती है. से फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई गर्म चीज है उसको आप अगर आप अचानक से टच करते हो तो आप बहुत तेजी से वहां पर हटा लेते हो, अपना हाथ वहां से हटा लेते हो. क्योंकि पॉइंट क्या है कि अब आप यहाँ पर प्रॉपर पूरे केस में नहीं जाओगे कि पर्टिकुलर उसमें कब किसने क्या गलत हाथ छुआ था और गर्म उससे जल गया था फलाना, मतलब इस तरह की चीजें इसमें नहीं होती हैं. तो हमारे पास एक प्रायर नॉलेज है कि भाई अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो हमें इंस्टेंटली हमारे पास ये चीज हमें काम करनी चाहिए. जबकि केस बेस्ड में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पुराने एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि हमने स्ट्रक्चर कर रखा है और उससे कुछ मैचिंग अगर हो गई है तो हम सोच समझ के कि वहां पर भाई कैसा क्या किया गया था उसमें उस केस में जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया था हम भी उसी तरीके के डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं. तो दिस वुड हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन योर केस बेस्ड एज वेल एज नॉलेज बेस्ड रीजनर्स. तो रीजनर्स मतलब जिनके पास रीजंस हैं कि हम किस तरीके से क्या काम मुझे परफॉर्म करना है. तो इट प्रोवाइड्स द कोर्स सॉल्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजर्स. तो ये जो दोनों ही चीजें हैं चाहे तो मैं केस बेस्ड से नॉलेज बेस्ड के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग नॉट एक्चुअल और बोलना चाहिए कि एक्यूरेट सोल्यूशन.
तो दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ कोर्स सॉल्यूशन जिसको कि फर्दर फाइन ट्यून किया जा सकता है इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन बेटर रिजल्ट्स। देन हमारे पास ये मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजर जो है, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, इट फर्दर डिफाइंस द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द आपका जो ये जो सीबीआर है, ये जो केस एंड नॉलेज बेस्ड वाला जो हमारे पास रीजनर था, केस केस बेस्ड रीजनर्स के उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजर की हेल्प से अपने इसको फर्दर और फाइन ट्यून करते हैं या बेहतर और अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये पर्टिकुलर स्लाइड है, ये बेसिकली शो कर रही है वर्जीनिया टेक ने जो अपना कॉग्निटिव इंजन डिफाइन किया था। मतलब उन्होंने जो डिज़ाइन किया था, उनका फर्स्ट डिज़ाइन वर्जीनिया टेक वालों का जो कॉग्निटिव इंजन था, उसमें क्या-क्या स्पेसिफिकेशन थे उसके बारे में। सो इट इज़ अ सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट, दे माइट बी हैविंग मेनली 3 मॉड्यूल्स। फर्स्ट हमने यहाँ पर बात किया रेडियो ट्रांसमीटर एज़ वेल एज़ रेडियो रिसीवर, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट रेडियो पैरामीटर्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नॉब्स एज़ वेल एज़ द मीटर्स। तो अब पॉइंट क्या है कि भाई हमारे पास रेडियो ट्रांसमिशन और रेडियो रिसीवर, ये तो बहुत सिंपलर एस्पेक्ट इन्होंने बात की है कि भाई अगर आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर, और अगर आपको एनवायरनमेंट को एक्सेस करना है या सिग्नल को आपको रिसीव आउट करना है तो यू गोइंग टू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ रेडियो रिसीवर। देन अब पॉइंट क्या है कि अब आप रेडियो ट्रांसमीटर से कब सिग्नल जनरेट करोगे, कब नहीं करोगे या किस टाइप का सिग्नल जनरेट करोगे, इसके रेस्पेक्ट पर मुझे डिफरेंट टाइप्स के रेडियो पैरामीटर्स को फर्दर ट्यून इन करना पड़ता है या इन रेडियो पैरामीटर्स के बारे में बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो रेडियो पैरामीटर्स हैं उनके ही ऑन बिहाफ पर बेसिकली मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ कि व्हेन आई मस्ट हैव टू ट्रांसमिट एंड व्हेन आई हैव टू वेट फॉर ट्रांसमिशन। तो इसके स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास ये ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं, जो ये जिनको कि मैं नॉब्स कह रहा हूँ, व्हाट आर दे? ट्रांसमिशन पावर्स, मॉड्यूलेशन, कोड रेट या सिंबल रेट वगैरह के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ बिट्स पर ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। देन सिंबल रेट्स, कोड रेट बेसिकली चैनल कोडिंग के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ मैं। देन सिंबल रेट्स, देन इसके अलावा फ्रेम लेंथ। सो दीज आर योर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स जिनको कि मैं नॉब कह रहा हूँ। और दूसरे मेरे पास स्पेसिफिकेशन जो है वो मेरे पास एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, सो दीज आर बेसिकली योर डायल्स। तो which is nothing but your SNR, path loss, battery life as well as delay spread। तो बेसिकली आप नॉब्स और डायल्स को इस फॉर्म में स्ट्रक्चर कर सकते हो कि बेसिकली हैं तो ये दोनों के दोनों पैरामीटर्स ही, मतलब ये आपके एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं जो लोअर साइड पे लिखे हुए मैंने, एसएनआर, पाथ लॉस, बैटरी लाइफ एज वेल एज डिले स्प्रेड, और ये आपके पास नॉब्स हैं जो कि आपके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि डायल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो दीज आर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि मेरे पास एग्जिस्टेंट होती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि व्हाट शुड बी द मतलब कितना एसएनआर किसी पर्टिकुलर रेडियो एनवायरनमेंट के अंदर मिल रहा है, या अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच के डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें कितना पाथ लॉस एग्जिस्ट करता है, मेरे पास कितनी बैटरी लाइफ है और उसमें डिले स्प्रेड वगैरह कितना अवेलेबल है। सो दीज आर योर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। इनको आपको पहले इनपुट पर, जैसे मैं कह लूँ जैसे डायलिंग करता हूँ किसी को नंबर वगैरह या किसी को कॉल करने के लिए पहले नंबर डायल करता हूँ ना, तो वो स्पेसिफिकेशन मतलब ये कि दीज आर सर्टेन योर डायल्स। अब इसके बाद जो आपके पास डिफरेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं जिनको कि मैं नॉब्स वगैरह कह रहा हूँ। अगर आप जैसे ना टीवी चैनल है पुराना, पहले देखें कि चैनल वगैरह में पहले ना हम उसको रोटेट करते थे, शिफ्टिंग उस पर, उसके बाद उसकी फाइन ट्यूनिंग करते थे, वो बेसिकली नॉब्स की हेल्प से हम उसको फॉर्म करते थे। अगर जैसे आपने अभी ये रेडियो वगैरह देखा हो, एनालॉग रेडियो सिस्टम्स वगैरह बड़े टीवी नुमा जैसे वैसे जिनमें ना एनालॉग टाइप के वो होते हैं, तो उसमें आप पर्टिकुलर चैनल पर जाकर के पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आप उसको सेलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको फर्दर फाइन ट्यून करते हो जिससे कि आपको आवाज प्रॉपर आने लगे। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं इनको मैं नॉब्स कह रहा हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपके पास इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं दे विल नॉट गोइंग टू चेंज, ये आपके लिए ऐसे ही रहने वाले हैं। बट ये जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन फ्लक्चुएशन परफॉर्म करके आप अपने सिस्टम को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो अब उसमें क्या है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एसएनआर है जो मतलब नॉइस वगैरह का प्रोफाइल जो है अगर मैं उसको फिक्स मान लूं, तो पॉइंट क्या है कि अब ये ट्रांसमिशन पैरामीटर पावर जो है ये मेरे हाथ में है, मतलब मैं हाई पावर का ट्रांसमिशन करूं या मैं लो पावर का ट्रांसमिशन करूं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन में नॉइस का इम्पैक्ट कम है या वहां पर ज्यादातर स्टेबल स्टेट है, तो मैं अगर लो पावर से भी ट्रांसमिशन करूंगा तो भी मैं इफेक्टिवली सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकता हूँ। और अगर आप कहीं लो पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी पावर एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव कर जाएगी और जो आपका बैटरी पावर है वो कम कंज्यूम होगा। तो इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास ये जो नॉब्स थे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, ये बोल रहे हैं इनको आप फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हो। और जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं दीज आर सर्टेन कंडीशंस जिस कंडीशन में आपको अपने सिस्टम को ऑपरेट कराना है, आप इसको कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। डायल वाला नहीं समझ आया।
डायल वाला जैसे ना इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है, आप किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो अगर आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर हो तो वहाँ का नॉइज़ प्रोफाइल तो फिक्स्ड होगा ना, मतलब कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ यूजर्स लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंस्टेंस पर, उन टाइम ड्यूरेशन के अंदर वहाँ का एसएनआर डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर डिस्टेंस, जो आपका पाथ लॉस है दैट इज आल्सो फिक्स। आप चाह के भी आप इनको वेरी नहीं कर सकते। क्या आप पाथ लॉस को वेरी कर सकते हो? क्या आप एसएनआर को चेंज कर सकते हो? क्या आपके पास जो बैटरी लाइफ सेकेंडरी सिस्टम में है, आप क्या उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो? भाई जो बैटरी है उसके अंदर जो बैटरी लाइफ उसकी बची हुई है, उसी से उसको ऑपरेट करना होगा ना। साथ-साथ डिले स्प्रेड जो कि आपके सिंबल रेट और इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर सॉरी ये आपके जो डिफरेंट ये मल्टीपल उसमें क्या मल्टीपाथ प्रोपगेशन इफेक्ट जो है, उस पर डिपेंड करता है डिले स्प्रेड वगैरह, और इसके साथ-साथ आप कितने बिट रेट के साथ में सिग्नल जनरेट कर रहे हो, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो ये मतलब कहना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट की फिक्स्ड कंडीशंस हैं, जिसमें कि मुझे अपने सेकेंडरी यूजर्स को, कॉग्निटिव यूजर्स को कम्युनिकेट कराना है। और वो कम्युनिकेशन मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ? डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन पैरामीटर्स से। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को मैं बिल्कुल अल्टर कर सकता हूँ, फाइन ट्यून कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मैं फुलफिल कर सकूँ। ठीक? ये बात समझ में आई या अगेन डायल्स और नॉब्स में कन्फ्यूजन हो गया? नहीं। तो बेसिकली मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा था कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ना आपने फाइन ट्यून या कोर्स वगैरह के रिस्पेक्ट में जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप ऑपरेट करें, जैसे कि हम ये सीआरओ वगैरह के रिस्पेक्ट में बात कर लें, तो सीआरओ वगैरह में क्या होता है ना कि मैं जैसे ना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ के आस-पास टाइम पर जो टाइम सिलेक्शन स्विच वगैरह है, उस पर मैंने एक बार उसको फिक्स कर दिया, उसके बाद मैं उसको हल्का-सा रिफाइन करता हूँ। या जैसे कि अगर आप अपना एफएम रेडियो के रिस्पेक्ट में बात कर लें, तो जैसे 91.1 के आसपास अब उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.1 है, आपने वहाँ पर फिक्स किया, बट कभी-कभी मैं देखता हूँ ना कि मुझे बहुत 91.05 से लेकर के 91.5 के बीच में, मतलब मुझे कहना चाहिए कि वो सिग्नल इफेक्टिवली मिलता है, मगर मुझे एग्जैक्टली कहाँ ट्यून करना होता है 91.1 पर। तो जब आप उसको हल्का-सा थोड़ा-सा भी फाइन ट्यून करते हो ना, तो आपको कुछ उसके बाद में बहुत बेहतर, मतलब किसी हो सकता है आपको 91.1 की जगह 91.11 पर ज़्यादा अच्छा सिग्नल मिल रहा हो। मतलब इसको मैं फाइन ट्यूनिंग के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ कि आप कितना और ज़्यादा बेहतर इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइज़ेशन पर्पज़ के लिए आपके पास फाइन ट्यूनिंग है जिसमें वेरिएशन का गुंजाइश रहती है, उनको मैंने यहाँ पर नॉब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो दे आर नथिंग बट योर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। तो आप जिनको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दैट इज़ ओनली योर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। जो आपके पास एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, आप बेसिकली उसका पार्ट है और आपको आपको उस एनवायरनमेंट में काम करना है। ठीक? तो जो आपके पास फिक्स्ड कंडीशंस हैं जिन पर आपको ऑपरेट करना है, दैट इज़ कॉल्ड योर डायल्स, और जिन पर आप फर्दर ऑप्टिमाइज़ेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिनको आप अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं वो अकम्प्लिश हो जाएँ, फर्दर ऑप्टिमाइज़ हो जाएँ, उनको मैंने यहाँ पर नॉर्म्स बोला है। नॉर्म्स मतलब जिनमें फर्दर गुंजाइश है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। देन मतलब अगर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हम जैसे फाइन ट्यून या चेंज कर भी रहे हैं, हुँ, हुँ। तो भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स उसी वैल्यू पे रहेंगे जो तो फिक्स्ड हैं। आप मुझे ये बताइए फिर कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे अगर मैं दूसरे किसी एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए हुँ, आप हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक? हम लोग हुँ, क्लासरूम में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में मतलब मेरा क्लास चल रहा है, मैं क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल हूँ वहाँ पर। तो हुँ, अब जो कैंपस है हमारे इंस्टीट्यूशन का, वो जो क्लासरूम है, वो तो मतलब डेज़िग्नेटेड है कि वहाँ पर एमटेक का क्लास चलेगा और वो क्लास वगैरह में मेरे लिए है। तो मतलब वो बेसिकली एनवायरमेंटल पैरामीटर हो गए। ठीक? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, ये तो फिक्स्ड, मतलब जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई या जो टाइम स्लॉट हो गया, टाइम ड्यूरेशन, ये फिक्स्ड हो गए। हुँ, इनको आप अल्टर नहीं कर सकते। आप अल्टर किसको कर हुँ, सकते हो? आप जो वहाँ के ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो। किस तरह से चेंज कर सकते हो? से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अभी क्लास में कई बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, जो सामने लोग बैठे हैं और कुछ लोग जैसे पीछे बैठे हुए हैं। तो जैसे अगर बैठने की हुँ, जगह नहीं, तो कुछ लोगों को पीछे बैठा दिया कि भई आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिएगा। तो और उसी हिसाब से हमने अपने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर लिया कि हमने जैसे अगर लोग भीड़ वगैरह ज़्यादा है, तो उससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, हमने अपना जो मतलब पावर है, जो स्पीच सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, उसको फर्दर और एनहांस कर दिया, जिससे ज़्यादा लोगों के बीच में भी आपको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल जाए। ठीक है? तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपके पास जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहाँ पर जितने नंबर ऑफ हुँ, यूज़र्स जो ऑपरेशनल हैं, वहाँ पर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो तो वही रहने वाला है ना। वो तो चाह कर के भी वेरी नहीं करने वाला है। बट हाँ, वैल्यूएशन कहाँ पर हो सकता है? से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर अगर नॉइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरे और यूज़र्स लाई कर रहे हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, मतलब जिससे कि आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, नॉइज़ लाइक सिग्नल से ज़्यादा होना चाहिए आपका इन्फॉर्मेशन या सिग्नल की पावर को। तो मुझे बेसिकली क्या करना होगा,
एज अ सेकेंडरी यूजर अपनी ट्रांसमिशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि मैं वो जो एसएनआर वाला एनवायरनमेंट है उसको बीट करते हुए रिसीविंग साइड तक प्रॉपर्ली अपने सिग्नल को पहुंचा सकूं। ठीक है। दूसरा ठीक है स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर मुझे ज्यादा डेटा रेट प्रोड्यूस करना है तो मैं डिफरेंट एमएरी सिग्नलिंग स्कीम्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के स्कीमा में फर्दर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने, उसमें मैं चेंजेस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब पॉइंट क्या है कि अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अगर आप एमएरी सिग्नलिंग स्कीम्स में हायर ऑर्डर स्कीम्स की तरफ जाओगे तो आपको मतलब अनइंटेंशनली और इंटेंशनली ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, बट उससे आप अचीव क्या करोगे, उससे आपको हाई डेटा रेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, बट वहां पर भी एक लिमिटेशन है कि आप जरूरत से ज्यादा जो है अपना जो बोलना चाहिए बिट रेट है उसको आप फर्दर इनहेंस नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है इनको मैं ट्यून करने के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करने के बारे में बात करने लगे। अगर आप इसके मतलब ध्यान में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है तो आप उसका मैक्सिमम या उसका मिनिमम की रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो। मतलब जैसे कि बिट एरर रेट आपको सिर्फ मिनिमाइज करना है तो बाय एनी मीन आपको बिट एरर रेट मिनिमाइज करना है। अगर आपको कहना चाहिए कि डेटा रेट इनहेंस करना है तो बाय एनी मीन आपको डेटा रेट मैक्सिमाइज करना है। बट जब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो इसमें मुझे जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो क्या मिल सकता है इसके बारे में बात करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पार्ट जो हमारे पास है कॉग्निटिव इंजन, जो कि को बोला था इट इज द ब्रेन ऑफ योर कॉग्निटिव रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके अलावा हमारे पास रेडियो पैरामीटर्स, इन रेडियो पैरामीटर्स के बारे में बात की थी, तो ये सारे के सारे आपके रेडियो पैरामीटर्स ही हैं। ठीक है, तो जो आपका वर्जीनिया टेक वालों का कॉग्निटिव इंजन था ये बेसिकली दिस इट कंसिस्ट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज थी, चैनल स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैनल स्टैटिस्टिक्स मतलब चैनल के बारे में प्रायर या प्रीवियस नॉलेज, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट योर चैनल। इसी में मैं बात कर रहा था कि हमारे पास वो केस बेस्ड और दूसरा और एक और क्या था, अभी बात की थी ना लास्ट क्लास में, एक तो एक केस बेस्ड था, दूसरा हमारे पास नॉलेज बेस्ड। तो ये सब के सब हमारे चैनल स्टैटिस्टिक्स वगैरह के पार्ट होते हैं। देन हमारे पास क्या है कि इसमें ही सिंपल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, ये हमने डिफरेंट पार्ट्स के रिस्पेक्ट में बात किया कि हमारे पास वर्जीनिया टेक वाला जो कॉग्निटिव इंजन था उसमें इतने इतने वेरिएशंस पैरामीटर्स वगैरह हमारे पास। अब इनमें जो फाइन ट्यूनिंग वगैरह के रेस्पेक्ट में बात है वो क्या है कि अब ये कॉग्निटिव इंजन में मैं देख रहा हूँ कि भाई कॉग्निटिव इंजन में रेडियो ट्रांसमीटर, चैनल स्टैटिक्स एज वेल एज रेडियो ट्रांसमीटर, इन सब के और जो पुराने वाली सेटिंग्स थी, ओल्ड सेटिंग्स, इन सब के साथ में मेरे पास इनपुट्स आए कॉग्निटिव इंजन के अंदर। अब कॉग्निटिव इंजन ने इनपुट्स देने के बाद उसका जो भी ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है उसको डिटरमाइन किया, उसको एनालाइज किया या उसको इवेल्युएट किया एंड आफ्टर दैट उसने उसको पास ऑन कर दिया रेडियो पैरामीटर्स पर। अब रेडियो पैरामीटर्स को उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने फर्दर ऑप्टिमाइज कर लिया जिससे कि हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अकम्प्लिश हो जाए। तो इन दिस मैनर योर कॉग्निटिव इंजन बेसिकली गोइंग टू वर्क। तो वो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स कहाँ, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, रेडियो ट्रांसमिशन रिसेप्शन एज वेल एज जो आपके चैनल स्टैटिक्स, ये तमाम तरीके के इन्फॉर्मेशन जो है या गैदर करता है, यहाँ से इनपुट लेता है। और उसके बाद जो है ना अडेप्टेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो फिजिकली किस तरीके से ये आप कह लीजिए कि ये जो कॉग्निटिव इंजन है इट विल गोइंग टू कमांड योर SDR कि it must have to generate such value of frequency signal। तो इस तरीके से ये आपका जो कॉग्निटिव इंजन है या वर्जीनिया टेक का कॉग्निटिव इंजन है वो इस तरीके से फंक्शन है। सो अब पॉइंट इसके अलावा क्या है कि अब जब ट्रांसमिशन होना फर्दर शुरू हो गया तो अगेन यहाँ तो कंटिन्यूअस सेंसिंग होती रहती है ना, कंटिन्यूअस सेंसिंग होती रहती है और कंप्लीट कहना चाहिए कि एक साइकिल के डोमेन में ये फंक्शनल होते हैं, वर्कआउट होते हैं। तो अब रेडियो पैरामीटर्स का जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अब ये अगेन जो आपके सेंसिंग मॉड्यूल से वो भी ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन दोनों के दोनों आपस में रिसीव आउट करेंगे और अगेन दे विल गोइंग टू प्रोवाइड सर्टेन सॉर्ट ऑफ इनपुट्स टू योर कॉग्निटिव इंजन। मतलब ये कि इसको मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पर, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर आपका जो सेकेंडरी यूजर है उसने अपने सिग्नल का ट्रांसमिशन करना स्टार्ट किया। ठीक, अब आपके पास जो सेंसिंग मॉड्यूल है वो तो एनवायरनमेंट को सेंस करते जा रहे हैं ना, उनको अपने अलावा अगर कोई और प्राइमरी यूजर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हुए मिलेगा तो क्या करेंगे, तुरंत अडेप्टेशन इंजन या कॉग्निटिव इंजन को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई प्राइमरी यूजर हैज बीन अपीयर्ड और हमें नई फ्रीक्वेंसीज पर जाना चाहिए। तो बेसिकली अब इसके लिए पॉइंट क्या है, ये तो पुरानी ओल्ड नॉब्स की सेटिंग्स थी या ओल्ड नॉब्स की सेटिंग्स के लिए जो पुराने वाले ट्रांसमिशन पैरामीटर्स थे, ये वाला इनपुट आया इसके पास कॉग्निटिव इंजन के पास में
कि भाई ये वाले पुराने सेटिंग्स पैरामीटर्स पर जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसमें कुछ-कुछ इस तरह की कंडीशंस थी। अब जैसे ही इसके पास नए इनपुट आए, कॉग्निटिव इंजन अगेन सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करेगा कि हमें कौन-सी नई सेटिंग्स परफॉर्म करनी चाहिए, अपने मतलब रेडियो पैरामीटर्स के अंदर किस-किस तरह से मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहिए और फिर अगेन नए पैरामीटर्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन, तो ये एक साइकिल के तर्ज पर इस तरीके से ये काम करता है। ठीक? तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज शोइंग द वर्जीनिया टेक टियर्ड अप्रोच टू कॉग्निशन। तो बेसिकली क्या है कि टियर्ड अप्रोच है, मतलब मल्टीपल लेयर्ड अप्रोच या मल्टीपल क्या बोलना चाहिए मुझे, हिरार्किकल अप्रोच के रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हैं। तो टियर्ड अप्रोच है कि हम कॉग्निजेंस किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं या इंटेलिजेंस किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम डील्स विद क्या है, टेक द सराउंडिंग रेडियो एनवायरनमेंट एंड यूजर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो इनिशियली जो आपका वर्जीनिया टेक का टियर्ड अप्रोच है कॉग्निशन के लिए, कॉग्निटिव रेडियो कॉग्निशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले क्या है, मुझे उस सिस्टम को मॉडल करना पड़ेगा जो कि एनवायरनमेंट से वहाँ पर सराउंडिंग्स वगैरह में क्या चल रहा है और नेटवर्क की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह फेच करके लेकर के आए। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फिगर वगैरह शो कर रहा है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेंसिंग या गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा। देन फिर रिमेंबर द मॉडल्स एंड अप्लाई केस बेस्ड डिसीजन थ्योरी टू डिटरमाइन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। तो अब जनरली क्या है कि ये बेसिकली आपके क्या ह्यूरिस्टिक अप्रोच पर काम करते हैं। मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम है, उस किसी एनवायरनमेंट में अगर आप हैं, तो आप कुछ जो भी डिसीजन आप परफॉर्म करें, जो कि एग्जैक्टली एक्यूरेट ना हो बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता हो। तो ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशन अप्रोच पर ये कंप्लीट जितने भी सिस्टम्स हैं, हम अभी बात करेंगे, उस पर ही ऑपरेट करते हैं ये। तो सबसे पहले ये कि जो भी हमारे पास पुराने मॉडल्स हैं या केस बेस्ड डिसीजंस वगैरह हैं, उस थ्योरी को डिटरमाइन करने के बाद जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर हम हैं, वहाँ पर बेस्ट डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, इसी के ऑन बेhalf पर लेने की कोशिश करें। देन फिर उसको फर्दर, अब ये जो डिसीजन ह्यूरिस्टिक बेसिस पर आपने ले लिया है, उसको आप फर्दर किस तरीके से और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। देन थर्ड टियर थर्ड या थर्ड नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म, जो कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्टिमाइज कर सके, इस टाइप का किसी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच के बाद में जो आउटकम आया था, उसको फर्दर और रिफाइन करें, उसको फर्दर और बेहतर बनाएं और फर्दर और ऑप्टिमाइज करें। देन फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये एक बार आपके ऑपरेशन पैरामीटर्स वगैरह जब एक बार कन्फाइन हो गए, देन इसका फोर्थ वाले में क्या है कि हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो भी हमारे पास सिस्टम पर ट्रांसमिशन चल रहा है, उनको मॉनिटर करते रहें और जो भी हमने गलत डिसीजंस लिए थे, उनको हम रेक्टिफाई करें, उनको हम बेहतर बनाएँ। जैसे जिसमें लिखा है पैनलाइज़ नॉलेज बेस्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर हमारी पुरानी नॉलेज के बेसिस पर हमने कुछ डिसीजन लिए हैं और उनका परफॉर्मेंस इस समय गड़बड़ भी हो रहा है, तो हम अपने आप को ऑटोमैटिकली अपडेट करें और जिससे बेहतर आउटकम आ रहा है, उस पर ऑटोमैटिकली जाएँ। तो आप देखें तो ह्यूमन नेचर, ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, ये ह्यूमन ब्रेन का बिहेवियर है, कुछ-कुछ वैसा ही है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे रियल वर्ल्ड में हम बोलते हैं ना कि सब चीज़ें बुकिश नॉलेज पर नहीं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पर डिफरेंट हो जाती हैं। तो एनवायरनमेंट पर फ़र्क होता है और हम किस तरीके से बेहतर रिज़ल्ट लेकर के आ सकते हैं, इस सीख को ही बेसिकली हम ह्यूमन नेचर का पार्ट मानते हैं। तो इट इज़ समव्हाट imparting certain sort of artificial intelligence towards your communication system. This is how you can understand this. तो कॉग्निटिव इंजन्स 2-3 मतलब पॉइंट्स वगैरह में लिखा हुआ है कि बेसिकली कॉग्निटिव इंजन की क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कैसे क्या बेसिक पॉइंट्स वगैरह क्या हैं। तो कॉग्निटिव इंजन रिस्पॉन्ड्स टू द ऑपरेटर्स कमांड बाय कॉन्फ़िगरिंग द रेडियो फॉर व्हाटएवर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेवफॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड द नेटवर्किंग आर रिक्वायर्ड। सो बेसिकली कॉग्निटिव इंजन जो है वो ऑपरेटर्स के डिफरेंट कमांड्स, यहाँ पर ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो वो ऑपरेटर कौन है, जो मतलब उसको ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करा रहा है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे ना आपका क्या बोलते हैं उसका प्रोसेसर जो है, तो उस प्रोसेसर के कमांड के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने जो रेडियो पैरामीटर्स या जिस भी कॉम्बिनेशन का वेवफॉर्म प्रोटोकॉल जिस जो भी उसका वो है, उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको उसको रिस्पॉन्ड करे। फिजिकल एनवायरनमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीजें हैं उनको रिस्पॉन्ड करे। तो इट आल्सो मॉनिटर्स इट्स ओन परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली। ये मैं फीडबैक के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ क्योंकि उसको दोबारा से बेहतर डिसीजन फ्रेम करने हैं। Reading the radios output to determine the RF environment, channel conditions, and link performance. So these are certain parameters over which it is continuously looking for कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट किस तरह से चल रहा है, वहाँ पर चैनल कंडीशंस किस तरीके की हैं और साथ-साथ लिंक का परफॉर्मेंस किस तरीके का, कोई लिंक का परफॉर्मेंस अगर सही नहीं होगा तो आपका जो थ्रूपुट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली इन सब पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहे और मतलब उसी के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस वगैरह को प्रॉपर्ली चेक आउट करता रहे और उसके बेसिस पर नए डिसीजंस को या बेहतर डिसीजंस को अडॉप्ट भी करता है। इसके अलावा और कॉग्निटिव इंजन का क्या काम होता है
It adjusts the radio settings to deliver the needed quality of service subject to an appropriate combination of users requirement, operational limitations and regulatory constraints. तो यहाँ पर बेसिकली वर्डिंग्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट इनका अगेन मतलब वही है कि अपने जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं, जो रेडियो पैरामीटर्स हैं, उनको एडजस्ट करें जिससे कि मुझे प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, या कह लीजिए जो मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन था उसको मैं फुलफिल कर सकूं। तो ये कंप्लीट तीनों फंक्शन जो है वो आपके कॉग्निटिव इंजन के होते हैं। ठीक। तो अभी जो कॉग्निटिव इंजन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिकली मैं मॉडिफिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था या ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन कुछ चीजों से हो सकता है। से फॉर एग्जांपल यू कुड यूज योर जेनेटिक एल्गोरिथम्स, योर मार्कोविन मॉडल्स, इनके बारे में हमने बात की थी। आपके न्यूरल सेट्स हैं जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वगैरह के रिस्पेक्ट में, एक्सपर्ट सिस्टम्स एज वेल एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज योर एनएलपीज। इसके अलावा फजी लॉजिक की हेल्प से ये डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स हैं जिसके कि ऑन बेहाफ पर हम फर्दर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो अब पॉइंट क्या है कि which type of this optimization functions will be best for any given problem, ये एक ओपन इशू है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट में ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल्स वगैरह हैं या ये जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शनलिटी वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है? तो ये एक ओपन इशू है कि आप किस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन जो मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस टाइप के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स वगैरह के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें किन 3-4 स्टेप्स वगैरह कौन से होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन मतलब इट इज़ इंस्पायर्ड थ्रू योर अ अ, बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स। अब बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड वगैरह के रिस्पेक्ट में बात करें तो जैसे ह्यूमन जीन्स वगैरह के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो जीन्स हैं, हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, हम लोग के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। फिर जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है उसको हम लोग अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कि एक मतलब सिलसिलेवार ढंग से कहना चाहिए कि मतलब जो हमारे जेनेटिक या जीन्स जो भी हमने अपने मतलब एंसेस्टर वगैरह से इनहेरिट किया है अपने जीन्स वगैरह के अंदर, वो सब चीज़ें मतलब इसी से ये एल्गोरिथम जो है इन्हीं सब चीज़ों को कंबाइन करके बनाई हुई है। बट अल्टीमेटली हमारा जो यहाँ पर रोल है वो इट इज़ लाइक कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हमारा बायोलॉजी के से इंस्पायर्ड है। बट अल्टीमेटली हम यहाँ पर जिन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम्स का जो फंक्शनैलिटी है वो ह्यूमंस के अंदर उनके जो पैरामीटर्स और चीजें हैं वो दूसरी टाइप की हैं। बट यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं और जैसे उनकी जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह होती है, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको इस एनवायरनमेंट में भी मॉडल करनी है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन क्या है? इट इज़ बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एज़ वेल एज़ नेचुरल सिलेक्शन कि मतलब हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक कहना चाहिए कि सिस्टम का स्पेसिफिकेशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। तो इट इज़ बेसिकली योर सर्च बेस्ड एल्गोरिथम्स जो कि डिपेंडिंग अपॉन व्हिच टाइप ऑफ आउटपुट आई मस्ट बी रिक्वायर्ड, आई मस्ट हैव टू सेलेक्ट सर्टेन स्पेसिफिक कहना चाहिए कि ग्रुप ऑफ इनपुट्स जिससे कि मुझे वो आउटपुट मिल जाए। तो बेसिकली इट इज़ योर सर्च बेस्ड एल्गोरिथम। आई एम टॉकिंग अबाउट योर जेनेटिक एल्गोरिथम। So it is robust problem solving methods by starting out when a set of random answers are gradually defining them. तो basically robust problem तो solving methods तो कहना चाहिए it is a strong problem solving methods जो कहाँ से start करती है कि एक set of random answers जिनको कि मैं gradually one by one और optimize करता जाता हूँ further और redefine करता जाता हूँ जिससे कि मेरा overall performance जो है वो improve होता चला जाता है। So it solves the problems heuristically and loops through iterations which finally converges to the desired solutions. तो मैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच के रेस्पेक्ट में यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि सपोज यू आर इन सर्टेन प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मतलब इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। बट पॉइंट क्या है कि हर एक इंसान अपने अपनी प्रॉब्लम को अपने अपने अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज समवॉट लाइक कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट नोइंग टू मच अबाउट इट प्रायर, और आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्यूरेट मतलब है या नहीं इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बट आप अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं।
और अब जो मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअस लर्निंग वाला प्रोसेस क्या है कि सपोज आप किसी प्रॉब्लम में थे, आपने उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट किया और आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। अगर वो सब कुछ बढ़िया हो गया तो आपने उसको रिटेन कर लिया कि हाँ भाई, अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे आएगी तो ये मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। और अगर वो खराब था तो आपने क्या करेंगे, आप उसको लर्निंग के सेंस में अपने पास लेकर के रखेंगे और जैसे ही वो सिचुएशन दोबारा से रिपीट आउट होगी तो आपको पुराना वाला सॉल्यूशन नहीं, कोई और दूसरे नए अप्रोच की तरफ जाएँगे जिससे कि आप अपने कंप्लीट जो मतलब परफॉर्मेंस है सिस्टम की उसको फर्दर और इम्प्रूव ऑन कर सकें या अपने डिसीजन को फर्दर और बेहतर बना सकें। So these are the names of two scientists, Rondeau and Razer from Virginia Tech. First designed the cognitive engine with genetic algorithm. तो उन्होंने genetic algorithm से पहला वर्जीनिया टेक में जो हम अभी फिगर देखे थे, वो वर्जीनिया टेक वालों ने जो cognitive engine डिजाइन किया था, उसमें उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया हुआ। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम्स। तो जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना हो, व्हाई वी आर यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ योर जेनेटिक एल्गोरिथम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हैविंग लो स्टोरेज मेमोरी। मतलब ये कि वी डजंट हैव टू टेक केयर ऑफ और वी डजंट वांट सो मच अमाउंट ऑफ डेटा टू एनालाइज। मतलब इसका स्टोरेज जो है अगर लोअर साइड पर भी है या बहुत कम स्टोरेज भी है तो भी इसके थ्रू मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ। Then again, it is having a larger search space, then ability to overcome non-linear problems. तो अब लीनियर प्रॉब्लम और नॉन लीनियर प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो इन लीनियर प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट। और जो डिफरेंट टाइप्स के आपके सिस्टम पैरामीटर्स हैं उन सब में कंप्लीट लीनियरिटी वगैरह रहती है। बट हम जब बात करते हैं कि हम ह्यूमन से डिजाइन किए हुए जितने भी सिस्टम्स हैं वो तो मोस्टली हमारे पास लीनियर सिस्टम्स हैं, बट इसके अलावा नॉन लीनियर मैकेनिज्म आर आल्सो एग्जिस्टेंस, जिससे कि हम बात करें कि सिस्टम का जो बिहेवियर है वो मतलब नॉन लीनियर सिस्टम्स को बेसिकली इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन या जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ या बेहतर रिजल्ट इससे मैं गेन कर सकता हूँ। देन इसको स्टार्ट करना या इनिशियल सेटअप इज क्वाइट इजी as well as it is having your configuration flexibility. So these are the important advantages of your genetic algorithms. Configuration flexibility से मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपका डेटा सेट है जिन पर आप ऑपरेट कर रहे हो अगर वो चेंज हो रहा है तो एल्गोरिथम्स में मैं फर्दर उसको मॉडिफाई करके उसको वापस से रिक्रिएट कर सकता हूँ जिससे कि फर्दर और वो ऑप्टिमाइजेशन का टास्क वगैरह परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो अगेन अगर आपके पास डेटा सेट वही है और वो क्या कर रहा है ना, वो स्केल कर रहा है तो आपके लिए सेम एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपर फंक्शनल होगी। बट अगर डेटा सेट्स नए आ जाते हैं, मतलब नई फील्ड्स अगर उनके अंदर आ जाती हैं तो फिर आपको अपनी एल्गोरिथम्स जो है उनको फर्दर से रिक्रिएट या रीडिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर ऑप्टिमम आउटकम दे पाएंगे। अदरवाइज जो है वो आउटकम प्रॉपर आउटकम नहीं देंगे। तो इट इज योर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है ये। तो प्रॉब्लम्स विद द जेनेटिक एल्गोरिथम्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, कन्वर्जेंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स इज नॉट गुड। कन्वर्जेंस मतलब ये कि किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज करना या उसको स्पेसिफाई करना कि हाँ भाई मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है एक जगह जाकर के कन्फाइन हो गया। तो कन्वर्जेंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स इट्स नॉट गुड। मे बी पॉसिबल कि आपके पास जेनेटिक एल्गोरिथम की हेल्प से जब आपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया तो एक बार में आपके पास कुछ आउटकम आ रहा है, दूसरी बार में आउटकम हो सकता है थोड़ा सा वेरी हो जाए, चेंज हो जाए। सो एल्गोरिथम डज नॉट स्केल वेल विद कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर जो है कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह इंक्रीज कर रही है तो एल्गोरिथम जो है वो आपकी प्रॉपर स्केल नहीं होती है। मैंने लास्ट स्लाइड में दोनों ही टर्म इस्तेमाल किए थे कि जैसे कि मान लीजिए ना आपका डेटा सेट आपके पास इंक्रीज कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग। और वो जो डेटा सेट्स में जो टाइप्स है, जो फील्ड्स हैं, अगर वो और एड ऑन हो रही हैं और इसके अलावा आपके जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शनैलिटीज हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्दर और इंक्रीज कर रहे हैं, इनहैंस कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपर मतलब स्केल नहीं होती हैं या जिसी पैटर्न में जैसे वो कम लेस कॉम्प्लेक्स के साथ में उनका जो कहना चाहिए कि आउटपुट था वो उतना बेहतर नहीं रहता ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले में। देन ऑपरेशंस ऑन डेटा डायनेमिक डेटा सेट इज डिफिकल्ट। तो डायनेमिक डेटा सेट से मेरा क्या मतलब है कि अगर रन टाइम पर जो आपके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, जो आपके मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको आउटकम पर चाहिए वो अगर आपके वेरी कर रहे हैं या इनपुट पर जो आपके इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं अगर वो वेरी कर रहे हैं तो डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम्स का जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है? सो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स विद योर जेनेटिक एल्गोरिथम्स, दीज़ आर द रेफरेंसेस एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू योर सिलेबस हैज़ बीन वाइंड अप।